माइनिंग शिप बोरेलिस अंतरिक्ष के विशाल एकांत में यात्रा कर रहा था, जिसमें माइनर्स और क्रायोपोर्ट्स थे। इन माइनर्स को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 4 वर्ष शेष थे। अचानक एक क्षुद्रग्रह अपना मार्ग बदलकर सीधे जहाज की ओर बढ़ने लगा। यह बोरेलिस से टकरा गया, जिससे क्रायोपोर्ट्स को आपातकालीन मोड में बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिप की एआई प्रणाली लियोनार्ड माइनर्स को जगाने लगी और स्थिति के लिए तैयार करने लगी। एक निचले स्तर का माइनर एंडी उसी क्षण जागता है जब क्षुद्रग्रह टकराता है। लियोनार्ड उसे शांत रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि क्रायोपोर्ट्स एक पास के ग्रह की ओर भेजे जा रहे थे और बोरेलिस नष्ट हो रहा था। एंडी के पोर्ट में लगे रोबोटिक हाथ उसके सूट को पूरा करते हैं, हेलमेट समायोजित करते हैं और ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल करते हैं। टकराव और ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश की गर्मी के कारण कई क्रायोपोर्ट्स नष्ट हो जाते हैं। एंडी का पोर्ट मुश्किल से बच पाता है, लेकिन पुनः प्रवेश की गति को समायोजित करने में संघर्ष करता है। जब उसका पोर्ट एक पहाड़ी से टकराने वाला होता है तो वह उसे घुमा देता है और किसी तरह आपातकालीन लैंडिंग करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। एंडी अपने परिवार की याद के कारण होश में आता है। वह अपने चारों ओर देखता है और खुद को अंधेरे तूफानी बादलों से घिरे पहाड़ों की एक श्रृंखला में पाता है। वह शिप से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक जमीन कांपने लगती है और लियोनार्ड उसे तुरंत पोर्ट से बाहर निकलने की सलाह देता है। एंडी संघर्ष करता है, लेकिन पोर्ट क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। वह बचाव किट खोजता है, लेकिन उसे कोई फ्लेयर नहीं मिलती, क्योंकि वह एक निचले स्तर का माइनर होता है। हताश होकर पोर्ट की खिड़की तोड़ता है और भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, अस्थिर जमीन पोर्ट को पलट देती है और टूटी हुई कांच की किरणें उसके सूट को फाड़ देती है। लियोनार्ड उसे चेतावनी देता है कि ग्रह का वातावरण घातक है, इसलिए एंडी एक विशेष स्प्रे का उपयोग करके अपने सूट की दरार को सील कर देता है। लियोनार्ड एंडी को बताता है कि पोर्ट में आग लग गई है, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकलने के लिए मिट्टी खोदता है। उसके पास अब केवल उसके बेटे का खिलौना बचा होता है। जैसे ही वह इस अजनबी ग्रह पर चलता है, एंडी देखता है कि बोरेलिस वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन शिप पहले ही आग की लपटों में घिर चुका होता है। जब यह ग्रह से टकराता है तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। विस्फोट की लहर एंडी को कई मीटर दूर फेंक देती है, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच जाता है। फिर एंडी लियोनार्ड से पूछता है कि वह कहाँ है। लियोनार्ड उसे सूचित करता है कि वह एक स्टार सिस्टम में है और अपने इच्छित गंतव्य तक नहीं पहुँच सके। अचानक एंडी को दूरी में एक रोशनी दिखती है और वह उसकी ओर बढ़ने का फैसला करता है, जबकि अपने रेडियो पर किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। रास्ते में एंडी को बोरेलिस के मलबे के कुछ हिस्से मिलते हैं और एक और क्रायोपोर्ट का पता चलता है। वह अपने ऑक्सीजन टैंक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह अंदर एक निष्प्राण शरीर देखता है तो घबरा जाता है। हिम्मत जुटाकर एंडी टैंक को उठाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह क्षतिग्रस्त और बेकार है। निराश होकर वह रोशनी की ओर बढ़ने का फैसला करता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसके पीछे वाला पोर्ट भयावह संकेत देता है, खून के धब्बे और खरोंच के निशान, जो ये इशारा करते हैं कि एंडी अकेला नहीं है। आखिरकार एंडी रोशनी तक पहुंचता है और एक अन्य सर्वाइवर ड्वेन से मिलता है, जो उसे देखकर बेहद खुश होता है। हालांकि ड्वेन मानता है कि जीवित रहने के लिए मृत शरीरों को खाना पड़ सकता है, क्योंकि वे शायद आखिरी बचे हुए लोग हैं। वह बताता है कि कंपनी ने ईंधन बचाने के लिए एक क्षुद्रग्रह क्षेत्र के माध्यम से शॉर्टकट लिया, जिससे टक्कर हो गई। ड्वेन, जो कम्युनिकेशन विभाग में काम करता है, धरती पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की योजना बनाता है ताकि एक बचाव जहाज भेजा जा सके। वह एंडी को बताता है कि सिग्नल को धरती तक पहुंचने में 8 महीने लगेंगे और सबसे तेज रेस्क्यू शिप RTS को वहां पहुंचने में 2 साल लगेंगे। इसके बाद ड्वेन सुझाव देता है कि उन्हें बोरेलिस शिप के दूसरे हिस्से तक जाना चाहिए और वहां एक बेस कैंप बनाना चाहिए। जब एंडी उम्मीद खोने लगता है तो ड्वेन उसे उसकी दृढ़ता याद दिलाकर हिम्मत देता है, लेकिन ड्वेन का यह प्रोत्साहन थोड़ा ज्यादा तेज हो जाता है, जिससे एंडी अपना संतुलन खो देता है और गलती से एक वायर डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही वे उसे ठीक करने मुड़ता है, अचानक एक अजीब जीव प्रकट होता है और ड्वेन को खींचकर ले जाता है। एंडी स्तब्ध होकर समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। सदमे के बावजूद वह डिस्ट्रेस सिग्नल को पूरा करता है। फिर ड्वेन का हथियार उठाकर बोरेलिस के दूसरे हिस्से की ओर अकेले निकल पड़ता है। उसका ऑक्सीजन तेजी से कम हो रहा है। इसी दौरान उसके रेडियो पर एक नई आवाज आती है। नाओमी, जो एक और सर्वाइवर है, वह बताती है कि उसके पैर उसके पोर्ट में फंसे हुए हैं और अपना स्थान भेजती है। लियोनार्ड, जो एंडी की मदद करने वाला AI है, उसे चेतावनी देता है कि नियोमी की लोकेशन बहुत अस्थिर है, वहाँ दृश्यता कम है और वहाँ जाने से एंडी अपना पूरा ऑक्सीजन खत्म कर देगा। इसके बजाय लियोनार्ड उसे सुरक्षित रास्ता अपनाने की सलाह देता है ताकि वे बोरेलिस के दूसरे हिस्से में जाकर अपना ऑक्सीजन फिर से भर सके। लेकिन नाओमी गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि उसके पास दोनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है और एंडी से उसे छोड़कर न जाने की विनती करती है। एंडी उसकी मदद करने का फैसला करता है। जैसे जैसे वह नाओमी की ओर बढ़ता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे को
बेहतर जानने लगते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है। अचानक एंडी को बहुत अजीब महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि अंधेरे में कुछ हिल रहा है। वह लियोनार्ड से क्षेत्र को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन एआई यह कार्य करने में असमर्थ होता है। इस पर नाओमी टिप्पणी करती है कि लियोनार्ड एक पुराना एआई मॉडल है जिसे कंपनी ने सिर्फ पैसे बचाने के लिए चुना था। 1 घंटे बाद एंडी आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अंधेरे में दौड़ती छायादार आकृतियों को बार बार देखता है। वह नाओमी को ड्वेन के बारे में बताता है और सोचता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। जल्द ही एंडी को अजीब पैरों के निशान दिखता है और उनका पीछा करते हुए एक गड्ढे तक पहुंचता है जो जालों से घिरा हुआ है। यह जगह उसे भयभीत कर देती है और वह जल्दी से नाओमी को सूचित करता है कि इस ग्रह पर शायद एलियन मकड़ियां हैं। हालांकि तकनीकी रूप से यह एलियन तो वे दोनों हैं, जबकि मकड़ियां बस मकड़ियां ही होंगी। इसके बाद एंडी खतरे को भांपते हुए तेजी से चलने लगता है, क्योंकि वह चारों ओर फैले और अधिक जालों को देखता है। नाओमी पूछती है कि उसने ये नौकरी क्यों ली, यह टिप्पणी करते हुए कि यह बहुत कठिन होगी और शायद वह अपने अतीत से भाग रहा है। ये सुनकर एंडी को अपने बीते दिनों की याद आ जाती है। उसकी पत्नी और बेटा साथ में खेल रहे हैं। एंडी नाओमी को बताता है कि वे उसे छोड़कर चले गए थे। तभी अचानक उसे एक धीमी घुर्राहट सुनाई देती है और वह घबराते हुए अपने आसपास का निरीक्षण करने लगता है। फिर लियोनार्ड उसे सूचित करता है कि कई ट्रैकर्स उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अजीब बात यह थी कि ये ट्रैकर्स उन्हीं के क्रू मेंबर्स के थे जो पहले ही मर चुके थे। जैसे जैसे ट्रैकर्स नजदीक आते हैं, एंडी एक फ्लेयर दागता है ताकि वे अपने आसपास देख सके। रोशनी में उसे विशालकाय मकड़ियां दिखाई देती है जिनकी पूंछ बिच्छू जैसी होती है और वे उसकी ओर बढ़ रही होती है। भयभीत होकर एंडी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन संतुलन खो बैठता है और जमीन में बनी एक दरार में गिर जाता है। उसके ऊपर से मकड़ी उसका पीछा करते हुए देखती है। उसके पैर खतरनाक रूप से करीब आ जाते हैं। फिर एंडी कई मीटर नीचे गिरता है और एक चट्टान के किनारे पर अटक जाता है। चमत्कारिक रूप से वह किसी तरह बच जाता है। जीवन की एक पतली डोर से लटका हुआ ऊपर की विशाल मकड़ी गुस्से में दहाड़ती है, लेकिन उसका पीछा नीचे नहीं करती। एंडी नाओमी को मकड़ियों के बारे में बताता है और भयानक सच सामने लाता है। ट्रैकर्स असल में उन क्रू मेंबर्स के हैं जिन्हें इन राक्षसी जीवों ने खा लिया है और अब वे उनके पेट में हैं। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी स्पेस सूट से ऑक्सीजन लीक हो रही है। वह जल्दी से अपनी बची हुई सीलिंग स्प्रे का उपयोग करके सूट के छेद को बंद कर देता है। अचानक एंडी के रेडियो पर ड्वेन की आवाज आती है। वह एंडी और नाओमी को बताता है कि वे इन विशालकाय मकड़ियों से लड़ रहा है। नाओमी जो ये सुनकर चिंतित हो जाती है, एंडी से कहती है कि वह ड्वेन की मदद करे, लेकिन एंडी हिचकिचाता है और तर्क देता है कि ड्वेन के पास उससे ज्यादा ऑक्सीजन है। गिरने के कारण एंडी का जीपीएस काम करना बंद कर देता है, इसलिए नाओमी रेडियो के जरिए उसे ड्वेन की ओर दिशा देती है। आखिरकार एंडी ड्वेन के फ्लेयर को देखता है और वे वहाँ पहुँचता है, लेकिन देखता है कि ड्वेन पर पहले से ही हमला हो रहा है। ड्वेन चिल्लाकर कहता है कि उसके पास एक योजना है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर सके, एक विशाल मकड़ी उस पर छलांग लगा देती है। एंडी एक पोर्ट के पीछे छिपकर असहाय खड़ा देखता रहता है, जबकि मकड़ी ड्वेन को जिंदा निगल जाती है। तभी एक और मकड़ी एंडी को सूंघने लगती है, लेकिन नाओमी उसकी जान बचाने के लिए एक पास के पोर्ट की लाइट ऑन कर देती है। एंडी इस मौके का फायदा उठाकर एक दूसरे पोर्ट में छिप जाता है, लेकिन अंदर एक सड़ता हुआ शव पाता है। डर के मारे वह नाओमी से उसके पोर्ट की लाइट बंद करने के लिए विनती करता है, लेकिन नाओमी के पास एक और योजना होती है। वह अपने पोर्ट की सारी लाइट्स एक साथ ऑन कर देती है। इससे सारी मकड़ियाँ उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और एंडी को भागने का मौका मिल जाता है। फिर भी 2 मकड़ियाँ उसका पीछा करती है, जब तक कि वह अचानक धुंध से घिरे एक इलाके में नहीं पहुंच जाता। एंडी नाओमी को तुरंत उसके पोर्ट से निकलने की चेतावनी देता है, लेकिन वह बताती है कि वह अभी भी फंसी हुई है। नाओमी घबराने लगती है, इसलिए एंडी उसे शांत करने के लिए वही गीत गाता है जो वह अपने बेटे को गाया करता था। कुछ देर बाद नाओमी पुष्टि करती है कि ड्वेन मर चुका है और वे दोनों इस ग्रह पर आखिरी बचे हुए जीवित लोग हैं। जैसे ही एंडी धुंध के बीच आगे बढ़ता है, वह सोचता है कि मकड़ियाँ उसका पीछा क्यों नहीं कर रही। तभी वह चमकीले बैंगनी रंग में जगमगाती हुई जुगनुओं की एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली टोली देखता है, जो एक अद्भुत दृश्य पैदा करती है। लेकिन अचानक वे जुगनू क्रोधित लाल रंग में बदल जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वे उसके हेलमेट को तोड़ने और स्पेस सूट को फाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। एंडी किसी तरह इस झुंड से बचकर भाग निकलता है। नाओमी सुझाव देती है कि शायद मकड़ियाँ इन जुगनुओं से डरती है, इसलिए उन्होंने एंडी का पीछा करना बंद कर दिया था। एंडी इस थ्योरी पर ठीक से सोच नहीं पाता कि तभी जमीन से अचानक एक विशालकाय जीव का मुंह खुलता है और उसे निगल जाता है। जैसे ही एंडी इस राक्षसी प्राणी के मुंह के भीतर समाने लगता है, उसकी आंखों के सामने उसके परिवार की यादें कौंधने लगती है। फिर वह पूरी तरह से जीव के अंदर समा जाता है। अंदर वह अपने चारों ओर घिनौने अंगों और गंदगी को देखता है। वह घबराकर लियोनार्ड को मदद के लिए पुकारता है और बताता है कि उसे दिल का दौरा पड़
बढ़ रहा है। लियोनार्ड तुरंत ही एंडी के स्पेस सूट में लगे डिफिब्रिलेटर को सक्रिय कर देता है। बिजली के झटके से वह जीव हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है और एंडी को उगल देता है। एंडी किसी तरह उठकर भागने लगता है, लेकिन वह जीव फिर से उसका पीछा करता है। भागते हुए वह एक गुफानुमा संरचना में गिर जाता है, जहाँ उसे एक बार फिर वही चमकते जुगनू दिखाई देते हैं। इस बार वे उसे आक्रामक रूप से घेर लेते हैं और हमला करने लगते हैं, जिससे एंडी गुफा के दूसरी ओर भागने पर मजबूर हो जाता है। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलता है, जुगनू अचानक उसका पीछा छोड़ देते हैं। अब उसके स्पेस सूट में बहुत कम ऑक्सीजन बची होती है, लेकिन वह बेरेलिस के बचे हुए हिस्से की ओर जाने के बजाय सीधे नाओमी की ओर बढ़ता है। वह किसी तरह नाओमी के पास पहुंचने में सफल हो जाता है। ठीक उसी समय जब उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है, नाओमी तुरंत उसे अपनी ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। एंडी नाओमी की फंसी हुई टांग को निकालने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत पर्याप्त नहीं होती। इसलिए वह अपने सेफ्टी टूल्स का उपयोग करके एक लीवर बनाता है और टांग को धीरे धीरे ऊपर उठाता है। आखिरकार नाओमी की टांग आजाद हो जाती है। वह पुष्टि करती है कि उसकी टांग टूटी नहीं है। जैसे ही वे पोर्ट से बाहर निकलते हैं, एंडी एक धातु के टुकड़े को मोड़कर एक स्प्लिंट बना देता है, जिससे नाओमी को चलने में आसानी होती है। फिर वे नाओमी के पोर्ट से जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और नाओमी एंडी का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। इसके बाद दोनों सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जल्द ही मकड़ियों का एक झुंड उन्हें घेर लेता है, जिससे वे भागने पर मजबूर हो जाते हैं। नाओमी की एडवांस्ड एआई एमी उसके शरीर में मॉर्फिन इंजेक्ट करती है, जिससे उसे टांग के दर्द को सहन करने में मदद मिलती है। काफी दूर भागने के बाद वे गिर जाते हैं और एक विशाल मकड़ी उनके ऊपर मंडराने लगती है। जैसे ही वे हमला करने वाली होती है, नाओमी अपनी फ्लेयर गन चला देती है। रोशनी को देखकर मकड़ी भटक जाती है और वे दोनों इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। आखिरकार वे बेरेलिस के बचे हुए हिस्से में पहुंच जाते हैं और जहाज में चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे बंद करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रण प्रणाली फेल हो जाती है, जिससे नाओमी को कई प्रयास करने पड़ते हैं। नाओमी किसी तरह दरवाजे को बंद करने में सफल हो जाती है। ठीक उसी समय जब एक विशाल मकड़ी अंदर फंस जाती है और बीच से कटकर दो टुकड़ों में बंट जाती है। इसके बाद बाकी मकड़ियां दरवाजे पर जोर जोर से हमला करने लगती है, जिससे नाओमी और एंडी को जहाज के अंदर और गहराई में भागना पड़ता है। आपातकालीन लाइट चमकने लगती है, जो इस बात का संकेत देती है कि बैकअप जनरेटर काम कर रहा है। नाओमी जहाज की संरचना से भली भांति परिचित होने के कारण आसानी से रास्ता तय करती है, जबकि एंडी जो इस जहाज पर सिर्फ 2 बार आया था और ज्यादातर समय क्रायोजेनिक नींद में बिताया था, खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करता है। आखिरकार वे एक ऐसे डेक पर पहुंचते हैं जहां पर्यावरण रहने योग्य है और वहां पर्याप्त आपूर्ति भी है, जो उन्हें बचाव दल के आने तक जिंदा रहने में मदद कर सकती है। लेकिन जैसे ही वे डेक को खोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें खून के धब्बे दिखाई देते हैं। आगे जाकर वे यह देखकर सन्न रह जाते हैं कि एक मकड़ी पहले ही बेरेलिस में घुस चुकी है। वे छिपकर उसे देखते हैं, जो एक अंडा देती है और उसे जाले और एक मृत शरीर से ढक देती है। यह दृश्य देखकर एंडी को उबकाई आने लगती है और वे उल्टी करने की इच्छा को रोकने की कोशिश करता है। मकड़ी को जैसे ही उनकी मौजूदगी का एहसास होता है, वे बिना कुछ किए चली जाती है, लेकिन जैसे ही वे वहाँ से हटने लगते हैं, एक दूसरी मकड़ी उन पर पीछे से हमला कर देती है। एंडी जल्दी से उन्हें कमरे में बंद कर देता है, ये सोचकर कि वे अब सुरक्षित है, लेकिन नाओमी तुरंत यह महसूस कराती है कि उन्होंने खुद को एयरलॉक में फंसा लिया है, जो बाहर के स्पेस से जुड़ा हुआ है। अपनी गलती का एहसास होते ही एंडी धातु की छड़ से दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन यह व्यर्थ साबित होता है। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बचती। दोनों अपना हेलमेट हटाकर बातचीत करने लगते हैं। एंडी नाओमी को अपने परिवार की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। वह उसे बताता है कि उसकी पत्नी और बेटा उसकी जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय कार दुर्घटना में मारे गए थे और तब से वह इस अपराध बोध में जी रहा है कि उसे मरना चाहिए था, न कि उन्हें। नाओमी उसे समझाती है कि उसका उसे बचाना इस बात का सबूत है कि उसकी जिंदगी का अभी भी कोई मकसद है। वह बताती है कि उसने लोगों पर विश्वास खो दिया था, लेकिन एंडी की बहादुरी ने उसमें फिर से आशा जगा दी। फिर वह उसे गले लगाती है और अचानक देखती है कि उसके स्पेस सूट पर कुछ जुगनू चिपके हुए हैं। अचानक एक खूंखार मकड़ी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। नाओमी तेजी से उन जुगनुओं को मकड़ी पर फेंक देती है और जैसे ही जुगनू उस पर चिपकते हैं, मकड़ी दर्द से पीछे हट जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों भागने लगते हैं, लेकिन वे लगभग कार्गो होल्ड में गिर जाते हैं। मकड़ी उनका पीछा करते हुए उनके साथ गिर जाती है और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी एंडी नाओमी के ऑक्सीजन स्प्रे कैन को मकड़ी की तरफ फेंक देता है। मकड़ी कैन को काट लेती है, जिससे उसमें विस्फोट हो जाता है और वे अस्थायी रूप से बेहोश हो जाती है। यह सुनहरा मौका देकर एंडी और नाओमी वहाँ से भाग निकलते हैं। एंडी सुझाव देता है कि वे एक माइनिंग ड्रिल का उपयोग करके मकड़ी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसके बाद नाओमी मकड़ी का ध्यान भटकाने के लिए जोर से चिल्लाते हुए दौड़ती है, ताकि एंडी उसे मारने का कोई तरीका
ढूंढ सके। तभी एंडी के दिमाग में शानदार योजना आती है। वे ऊंचाई पर स्थित पोर्ट का उपयोग करके मकड़ी को कुचलने की योजना बनाता है। वे नाओमी से कहता है कि वे मकड़ी को उसकी दिशा में लुभाए, जबकि वे एक सही सलामत पोर्ट खोजने निकलता है। लियोनार्ड उसे बताता है कि एकमात्र कार्यशील पोर्ट उससे 2 मंजिल ऊपर है। एंडी किसी तरह ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, जबकि मकड़ी निरंतर नाओमी पर हमला करती रहती है। नाओमी की मदद करने के लिए एंडी सभी लाइट्स बंद कर देता है, यह जानते हुए कि मकड़ी को रोशनी से दिक्कत होती है। इससे नाओमी को मकड़ी की नजरों से छिपने का मौका मिल जाता है। फिर नाओमी कुछ आपातकालीन लाइट चालू कर देती है, जिससे मकड़ी दोबारा उसका पीछा करने लगती है। इस दौरान एंडी पोर्ट को मैन्युअली इजेक्ट करने का प्रयास करता है। लियोनार्ड उसे बताता है कि उसने नाओमी की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पावर सिस्टम बंद कर दिया है और इसे दोबारा चालू करने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। इसलिए एंडी सिस्टम की परवाह किए बिना खुद से पोर्ट को रीस्टार्ट करने का फैसला करता है। नाओमी अब चमकते हुए संकेत की तरह मकड़ी को एंडी की दिशा में ले जाने में सफल हो जाती है। एंडी अपने स्पेस सूट को पोर्ट से जोड़ता है ताकि उसे मैन्युअली चार्ज किया जा सके। लियोनार्ड चेतावनी देता है कि यह प्रक्रिया एक शॉर्ट सर्किट का कारण बनेगी, जिससे वह हमेशा के लिए बंद हो सकता है। इसके अलावा एंडी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसके बावजूद लियोनार्ड खुद को बलिदान करने की इच्छा जताता है। जैसे ही मकड़ी पोर्ट के ठीक नीचे पहुंचती है, एंडी पोर्ट को छोड़ देता है। उस पल एंडी को अपनी कार दुर्घटना की याद आ जाती है, जिसमें उसने अपना परिवार खो दिया था। पोर्ट सीधा मकड़ी पर गिरता है और उसे कुचल देता है, लेकिन इसके प्रभाव से एंडी बेहोश हो जाता है। नाओमी दौड़कर उसके पास जाती है, रोते हुए ये सोचकर कि एंडी मर चुका है। कुछ पल बाद एंडी होश में आ जाता है और नाओमी उसे गले लगा लेती है। दोनों शांत भाव से ग्रह पर उगते सूरज को देखते हैं। इस भयानक परिस्थिति और खतरनाक जीवों के बावजूद वे ग्रह की अनोखी सुंदरता को महसूस करते हैं। अचानक लियोनार्ड दोबारा सक्रिय हो जाता है, ये बताते हुए कि उसने खुद को अपडेट कर लिया था। एंडी राहत की सांस लेता है और मुस्कुराता है। इसके बाद लियोनार्ड उनके लिए एक सुंदर गीत बजाता है। हाथ में हाथ डालकर एंडी और नियोमी अपने भविष्य की ओर देखते हैं, जो एक साधारण क्रायोजेनिक यात्रा के रूप में शुरू हुआ था, अब जीवन और मृत्यु की लड़ाई में बदल चुका था। अब उन्हें 2 साल तक रेस्क्यू शिप का इंतजार करना होगा, अगर उनका डिस्ट्रेस सिग्नल पृथ्वी तक सही सलामत पहुंचा हो। फिल्म का अंत एंडी और नियोमी के ग्रह की ओर देखने के साथ होता है।